हेलो स्टूडेंट्स, 2025 की मोस्ट अवेटेड वैकेंसी ईएमआरएस का नोटिफिकेशन जो है वो जारी किया जा चुका है। बहुत सारी पोस्ट जिसमें आपका टीजीटी, पीजीटी, प्रिंसिपल और नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए पोस्ट जारी की गई है और इस वीडियो में हम पर्टिकुलरली बात करने वाले हैं पीजीटी टीचर्स को लेकर। पीजीटी के लिए क्या आपकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, क्या एज होनी चाहिए, कैसे पेपर होगा, टीयर 1 क्या है, टीयर 2 क्या है, क्या ऐसा खास एक पॉइंट जो आपको पता होना चाहिए वरना आप जो है वो बाहर हो जाएंगे। ये सारी बातें इस वीडियो में मैं आपको जो है वो बताने वाला हूं। पूरा वीडियो देखने के बाद में आपके मन में एक भी क्वेश्चन जो है वो इससे रिलेटेड नहीं रहेगा। शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करें कि सर आपको पीजीटी टीचर्स की हम बात कर रहे हैं। ऑनलाइन फॉर्म जो है वो इसके लिए 23 जो है वो अक्टूबर से यानी 23/10/2025 से ऑनलाइन फॉर्म की जो है वो शुरुआत हो जाएगी, यानी आप फॉर्म फिल कर पाएंगे 23/10 से। ये 23/10 जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो इस दिन ऑनलाइन फॉर्म की शुरुआत होगी और दूसरा इसका एक और एस्पेक्ट है जिसको लेकर मैं आपसे चर्चा करूंगा। अगर आप पीजीटी की बात करें तो सर हमें फॉर्म लगाने के लिए एक थोड़ा जो है वो विशेष बातें ध्यान रखिएगा। हमें फॉर्म लगाने के लिए कितनी फीस देनी होगी, तो अगर आप फीमेल कैटेगरी से हैं, एससी एसटी या पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी से, तो 500 रुपए देने हैं। लेकिन अगर आप जो है वो मेल हैं और आप जो है वो ईडब्ल्यूएस से, ओबीसी से या फिर जनरल से हैं, तो उस कंडीशन में आपको जो है वो पीजीटी के लिए या टीजीटी दोनों के लिए ही 2000 रुपए की जो है वो फीस देनी होगी। अब सबसे पहली बात, यहां एक स्टूडेंट के मन में पहला क्वेश्चन आता है कि सर मैं दोनों के लिए एलिजिबल हूं, मैं पीजीटी के लिए भी एलिजिबल हूं और मैं टीजीटी के लिए भी एलिजिबल हूं, तो क्या मैं दो अलग अलग फॉर्म डाल सकता हूं? तो यस, आप दो अलग अलग फॉर्म डाल सकते हैं। आप टीजीटी भी डाल सकते हैं और आप पीजीटी भी डाल सकते हैं। पहली बात, दोनों के लिए फीस अलग अलग देनी होगी। दूसरी बात, दोनों आप जब डालते हैं तो आप मतलब पर्टिकुलरली जो है वो अलग अलग सब्जेक्ट से डालेंगे। थोड़ा सा इस बात को मैं क्लियर कर देता हूं। अलग अलग सब्जेक्ट का डालने का मतलब ये नहीं है कि एक में हिंदी से डालो और एक में इंग्लिश से डालो। दोनों में इंग्लिश से डाल सकते हो, लेकिन एक से ज्यादा नहीं। पीजीटी में भी आप एक ही डाल सकते हैं और टीजीटी में भी आप एक ही डाल सकते हैं। यानी पीजीटी जैसे कई जो है वो स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिन्होंने एक से ज्यादा जो है वो क्या कर रखी है, मास्टर्स कर रखी है एक से ज्यादा विषय में, और उनका मन होता है कि सर पीजीटी में 2 डाल दूं क्या? नहीं, टीजीटी पीजीटी में एक एक डाल सकते हैं, लेकिन पीजीटी में 2 या टीजीटी में 2 डालना जो है वो गलत है, वो मान्य नहीं होगा। तो आप अगर दोनों के लिए एप्लीकेबल हैं तो टीजीटी का अलग डाल दीजिएगा, पीजीटी का अलग डाल दीजिएगा। दोनों की एग्जाम अलग अलग जो है वो डेट पर होनी है। बस फीस आपको 2 बार देनी होगी, टीजीटी की 2000 अलग और पीजीटी की 2000 अलग। अब अगली चर्चा, ये मैंने आपको बता दिया, ये वाला पॉइंट है कि क्या ऐसा हो सकता है? तो बिल्कुल हो सकता है। अ कैंडिडेट में अप्लाई फॉर मोर देन 1 पोस्ट इफ ही और सी इज एलिजिबल। इन सच केसेस द कैंडिडेट विल हैव टू पे द रिक्वेस्टेड फी separately for each post as applicable. A candidate can apply only for 1 post of PGT. आप PGT की एक पोस्ट दे सकते हैं, मतलब जितनी भी पोस्ट है उनमें से एक पोस्ट के लिए पीजीटी में अप्लाई कर सकते हैं और एक पोस्ट के लिए जो है वो आप टीजीटी में अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप बात कर रहे हैं पीजीटी की, तो टोटल पीजीटी की जो पोस्ट है वो है 1460 पोस्ट, है ना। तो 1460 यानी 1460 पोस्ट जो है वो टोटल है और इनमें से अलग अलग जो है वो सब्जेक्ट बांट रखे हैं। 11 सब्जेक्ट हैं, इंग्लिश, हिंदी, मैथ सबकी। इंग्लिश की 112, हिंदी की 81, मैथ की 134। इस प्रकार से जो है वो टोटल 1460 और यहां कैटेगरी वाइज बांट रखी है। अगर मैं अपने सब्जेक्ट की बात करूं, इंग्लिश की बात करूं, तो वहां 112 पोस्ट है ओवरऑल और 112 पोस्ट पे जो है वो बढ़िया सा कंपटीशन है। इस बार मैं बढ़िया इसलिए भी कह रहा हूं क्योंकि पेपर के पैटर्न में बदलाव किया जा चुका है। पहले जहां एक ही बार में पेपर करवा के सारा मामला सेट कर लिया जाता था, अब यहां 2 टियर होंगे, एक क्वालिफाइंग और दूसरा जो है वो मेरिट बेस्ड। उसको लेकर भी अपन चर्चा करेंगे। अगर सबसे आप मैक्सिमम पोस्ट की बात करें पीजीटी में तो फिजिक्स की है, उसके अलावा आपको जो है वो दिखाई पड़ेगा, केमिस्ट्री भी दिखाई पड़ेगा, फिर आपका हिस्ट्री है, कॉमर्स है, इकोनॉमिक्स है, कंप्यूटर साइंस है, काफी अच्छी पोस्टें हैं। इंग्लिश की भी 112 पोस्ट है। इज इट? चलिए फिर बात कर रहे हैं। एक डेट आपको दिख रही होगी 23/10/2025, जिसके बारे में मैंने कहा था कि ये फॉर्म स्टार्ट होने की डेट है। तो ये इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि देखिए, अगर आप जो है वो कोई भी क्वालिफिकेशन या एज क्राइटेरिया की बात करें, मैं अभी कहूंगा कि आपका बीएड होना चाहिए, तो कुछ स्टूडेंट्स कहेंगे कि सर मेरा बीएड फर्स्ट ईयर है, मैं क्या रनिंग हूं? तो नहीं भैया, 23/10/2025 यानी जिस दिन फॉर्म भरा जाएगा उस दिन जो है वो आपकी क्वालिफिकेशन, डिजायरेबल क्वालिफिकेशन और डिजायरेबल एज दोनों कंप्लीट होनी चाहिए, ये शर्त है।
यानी उस दिन तक अगर कंप्लीट है तो आप एलिजिबल हैं, अदरवाइज आप पेपर तो दे लेंगे लेकिन वो डीवी में बाहर कर देंगे, तो फिर आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया से बाहर मान लिया जाएगा। डन है ये चीज? आप सुनिएगा। अब बात करते हैं कि सर पोस्ट डिटेल जो है वो बता दीजिएगा कि पीजीटी में जो है वो कौन कौन सी पोस्ट है और क्या उसका पे लेवल है, यानी कितना पैसा हमें उसके लिए मिलेगा। तो पीजीटी में आपका इंग्लिश, हिंदी, फिजिक्स ये तो मैंने बता ही दिया, 11 पोस्ट हैं और इनके लिए 8वां लेवल जो है वो पे लेवल 8th यानी आपका 47,600 से 1,51,100 तक जो है वो अमाउंट मिलता है। यानी बेसिक अमाउंट है आपका शुरुआती दौर में 47,600, फिर वो धीरे धीरे टाइम के साथ में जो है वो प्रमोशंस के माध्यम से बढ़ता जाता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका पेमेंट। इसके बाद में मोड ऑफ एग्जामिनेशन की क्या सर ये ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होगा, तो ये ऑफलाइन होगा, ओएमआर बेस्ड होगा। दूसरा, सेकंड पेपर तो वैसे भी डिस्क्रिप्टिव बना दिया है तो उसको तो लिखवाएंगे, तो वैसे भी जो है वो मामला ओएमआर बेस्ड होना है, यानी आपका नोट एंड पेपर एंड पेन बेस्ड होना है। ऑफलाइन एग्जाम होना है। चॉइस ऑफ मीडियम, आप क्वेश्चन का पेपर जो है वो पेपर का मीडियम इंग्लिश, हिंदी जो भी आप चूज करना चाहें वो कर सकते हैं। अब बात आती है कि सर क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है पीजीटी वालों के लिए क्वालिफिकेशन। पीजीटी के लिए अगर सीधे सीधे आप मुझसे पूछो तो आपके पास में 2 ही क्वालिफिकेशन चाहिए, एक आपका मास्टर्स, दूसरा आपका जो है वो बीएड। दोनों में होने चाहिए 50%, दोनों में होने चाहिए 50%, 50% जो है वो मास्टर्स में हो और बीएड में हो तो आप एलिजिबल हैं। अगर इन सब्जेक्ट में आपने क्या कर रखा है, मास्टर्स कर रखा है और आपके पास में जो है वो बीएड है। पहली बात, आपकी उम्र जो है वो 40 वर्ष से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, लेकिन अगर आप SC ST कैटेगरी के हैं तो 5 साल का एज रिलैक्सेशन मिल जाता है, ओबीसी को 3 साल का मिल जाता है, और इस प्रकार से सबका अलग अलग एज रिलैक्सेशन भी दिया हुआ है, आगे वो भी दिखा दूंगा मैं आपको। तो मैक्सिमम एज आपकी 40 वर्ष और किस दिन तक होनी चाहिए, ये होनी चाहिए आपकी 23/10 तक, है ना, 23/10 तक 40 वर्ष होनी चाहिए। फिर आप मान लो आप कहोगे सर मैं तो SC कैटेगरी से बिलोंग करता हूं, तो 23/10 तक आपकी एज 45 होगी तो भी आप एलिजिबल हैं, तो भी आप एलिजिबल हैं। एसेंशियल क्वालिफिकेशन की आप बात करें तो आप ध्यान दीजिएगा, यहां लिखा हुआ है पॉइंट ए में, या तो आपने इंटीग्रेटेड जो है वो पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स किया है किससे, NCTE रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन इन द कंसर्न सब्जेक्ट, है ना, एज पर द डिटेल गिवन बिलो अगेंस्ट एवरी पोस्ट विद एटलीस्ट 50% मार्क्स इन एग्रीगेट इंक्लूडिंग बीएड कंपोनेंट। या सेकंड में जो है वो आपको क्या दिया हुआ है, पोस्ट ग्रेजुएशन जो है वो दी हुई है। एंड यानी इन दोनों में से तो कोई एक हो सकती है, फिर एंड में क्या दिया हुआ है आपके, मतलब सिंपल है यार, मास्टर्स और बीएड होनी चाहिए, 50% जो है वो दोनों में होने चाहिए। क्वेश्चन स्टूडेंट का ये है कि सर क्या मेरा जो है वो ग्रेजुएशन, ध्यान से सुनना, मैंने ग्रेजुएशन किया है हिस्ट्री से, मैंने ग्रेजुएशन किया है हिस्ट्री से और मैंने मास्टर्स किया हुआ है इंग्लिश लिटरेचर से, तो क्या मैं बीएड भी हूं, तो क्या मैं अप्लाई कर सकता हूं इंग्लिश के लिए? डेफिनेटली कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें ऐसी कोई शर्त नहीं रखी गई है। हालांकि ये पहले एक बार बात हुई थी जब इसके जो है वो रूल बुक में बदलाव की बात की गई थी, तो उस टाइम पे ये सुनने में आया था, हमने देखा भी था कि इन्होंने रूल बुक में तो ये कह दिया था कि भैया जो इंग्लिश से है, अगर आप इंग्लिश से जो है वो फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं, मास्टर्स आपका इंग्लिश से है, तो बैचलर्स में भी इंग्लिश होनी चाहिए। लेकिन इस पूरे नोटिफिकेशन को पूरा पढ़ने के बाद में हमें कहीं पर भी ये शर्त जो है वो लिखी हुई नहीं मिली है। तो इसका मतलब ये है कि आपके पास मास्टर्स आप जो है वो इंग्लिश से हैं, ध्यान दीजिएगा, मास्टर्स अगर आपने इंग्लिश से किया है और यूजी आपका किसी भी सब्जेक्ट से हो, कोई मैटर नहीं करता है। यूजी किसी भी सब्जेक्ट से, आपने मैथ से किया है, आपने जो है वो फिजिक्स से किया, किसी से भी किया हो यूजी, मास्टर्स इंग्लिश में है, 50% आपके मार्क्स हैं, फिर साथ में जो है वो आपका बीएड है, बीएड में 50% मार्क्स हैं, तो फिर आप एप्लीकेबल हैं, फिर आप ही एप्लीकेबल हैं। इंग्लिश हिंदी दोनों के साथ में बिल्कुल यही है कि आपका मास्टर्स इंग्लिश या हिंदी में होना चाहिए, तो आप इंग्लिश और हिंदी में अप्लाई कर पाएंगे। देखिए पीजीटी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, पीजीटी इकोनॉमिक्स, इनमें जो है वो बायोलॉजी, इनमें कुछ आपको अलग दिख रहा है ना, कि सर क्वालिफिकेशन में कुछ ज्यादा लिखा हुआ है। क्या है ये मैटर? एक एलिड सब्जेक्ट होता है जिसे हम सह विषय कहते हैं। आप मेरी बात को आराम से समझ जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सह विषय जो है वो कहा जाता है, जैसे अगर आप बायोलॉजी की बात करें तो बायोलॉजी की कुछ ब्रांचेज होती है, बायोलॉजी की कुछ ब्रांचेज होती है, जैसे जूलॉजी हो गई, बॉटनी हो गई, है ना, ये इस प्रकार से। या मान लीजिए फिजिक्स है तो फिजिक्स की कुछ ब्रांचेज होती है, क्वांटम फिजिक्स हो गया, आपका कोई और फिजिक्स का टाइप है। मैथ की भी जो है, अगर कई स्टूडेंट क्या करते हैं, एग्जैक्ट जो है वो मोमेंट पर ना जाकर एक सह विषय यानी फिजिक्स ही है, फिजिक्स के सह विषय से मास्टर्स कर लेते हैं।
या केमिस्ट्री की जो है वो सह विषय से, बायोलॉजी के सह विषय से मास्टर्स कर लेते हैं, तो उनके लिए ये शर्त है। इन बाकी सब में जो दिख रहा है ना, उनकी शर्त मैं समझा देता हूं कि मान लीजिए कि आप क्वांटम फिजिक्स से जो है वो क्या कर रखा है, आपने मास्टर्स कर रखा है, तो आपके लिए शर्त ये है कि क्वांटम फिजिक्स की मास्टर्स तो चल जाएगी, लेकिन आपके यूजी में फिजिक्स होना चाहिए, आपके यूजी में फिजिक्स होना चाहिए, ये कंपलसरी है। ठीक है, तो फिर आप जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। आपके पास बीएड है अगर आप क्वांटम फिजिक्स से हैं, और मास्टर्स के अलावा आपका यूजी में जो है वो फिजिक्स सब्जेक्ट है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। तो आप ये देख लीजिएगा कि मान लीजिए कोई कॉमर्स का है, इकोनॉमिक्स का है, इकोनॉमिक्स की किसी खास शाखा से उन्होंने क्या कर रखा है, मास्टर्स कर रखा है, तो आपको ये जो है वो कंफर्म करना है, ये तय करना है कि आपके यूजी में यानी जो है वो ग्रेजुएशन में क्या होना चाहिए, इकोनॉमिक्स विषय होना चाहिए, या आपका पीजीटी जैसे मैथ है तो मैथ के किसी जो है वो ब्रांच से हमने कर लिया पीजी मतलब मास्टर्स कर लिया, तो आपके यूजी में मैथ जो है वो होनी चाहिए, मैथमेटिक्स जो है वो कंपलसरी होना चाहिए। इज इट? तो ये आपकी क्वालिफिकेशन समझ में आ गई होगी। बाकी मेन इंग्लिश वाले जो है वो फ्री है भैया, जो भी इंग्लिश से मास्टर्स है, बीएड है, 50% के साथ में अप्लाई करो, कोई दिक्कत नहीं है। पूरे नोटिफिकेशन को पढ़ लिया, कहीं नहीं लिखी हुई ये शर्त कि आपका यूजी में भी इंग्लिश होनी चाहिए। डन। ये सब कुछ वही चल रहा है जैसे कॉमर्स भी हो गया, ज्योग्राफी हो गया, आपका जो है वो ये इस तरीके से कि साहब अगर आपने स्पेशली जो है वो किसी शाखा में कर रखा है, तो यूजी में आपके पास में ग्रेजुएशन में वो सब्जेक्ट सेम सब्जेक्ट होना चाहिए, उसका मूल विषय जो है वो होना चाहिए। दो चीजें हैं, मूल विषय, सह विषय, अलाइड सब्जेक्ट आपका जो है वो उसके मतलब अलाइड किया हुआ है, तो वो मूल विषय आपका ग्रेजुएशन में फिर मांगा जाता है। फिर बात करते हैं ये कंप्यूटर साइंस में। कंप्यूटर साइंस में जो है वो थोड़ा सा अलग है, और वो क्या है कि क्वालिफिकेशन एमएससी कंप्यूटर साइंस से आपने किया हुआ हो, या आईटी जो है वो आपने किया हुआ हो, आईटी से मतलब कंप्यूटर साइंस में आपने एमएससी कर रखा हो, आईटी में कर रखा हो, एमसीए कर रखा हो, एमई कर रखा हो, एमटेक कर रखा हो, है ना, ये आपका। और साथ में आपका नोट, इट इज क्लेरिफाइड दैट फॉर प्रमोशनल इन फ्यूचर बीएड विल बी रिक्वायर्ड। अब देखो कंप्यूटर साइंस वालों के लिए एक विशेष बात मैं बता देता हूं, हालांकि वहां तो इन्होंने, इसलिए इस बात में हम ज्यादा श्योर हैं कि इन्होंने पहले जब नियमावली में चेंज किया था ना रूल बुक में, उस टाइम पे मतलब जब ये कह रहे थे कि साहब नियमावली में चेंज करेंगे, नई रूल बुक लाएंगे, उस टाइम पे तो उन्होंने ये भी कहा था कि कंप्यूटर साइंस वालों को भी बीएड चाहिए होगी। लेकिन अब ऐसा नहीं है, इन्होंने साफ साफ लिख कर दिया है कि आपको हम जो है वो पीजीटी टीचर तो लगा देंगे, लेकिन कल को आपको प्रमोशन चाहिए, पीजीटी से आपको जो है वो 10 साल 12 साल बाद में जो है वो प्रिंसिपल पे जाना है, 9 साल बाद में आपको वाइस प्रिंसिपल बनना है, तो उस टाइम पे आपको बीएड चाहिए होगा। उस टाइम पे आपको क्या चाहिए होगा, बीएड रिक्वायर्ड होगी। अभी आपके लिए अगर आप कंप्यूटर साइंस के हैं तो आपके लिए बीएड रिक्वायर्ड नहीं है। आपके पास अगर एमएससी आपने किया है कंप्यूटर साइंस से, आईटी से, एमसीए कर रखा है, एमई जो है वो कर रखा है, या एमटेक कर रखा है कंप्यूटर साइंस या आईटी से, 50% आपके मार्क्स होने चाहिए, आप अप्लाई कर सकते हैं पीजीटी कंप्यूटर साइंस के लिए। और मास्टर स्ट्रोक है, बहुत कुछ जो है वो बहुत सारी पोस्टें जो है वो आपको देखने को मिलेगी पीजीटी टीजीटी दोनों में। अब चर्चा करते हैं इसके अलावा कि सर एज रिलैक्सेशन, जो मैंने आपको बता दिया कि आप एससी से हैं तो 5 साल, ओबीसी से 3 साल, और बाकी सेंट्रल गवर्नमेंट वगैरह का 5, 10, ये सारा जो है वो आपको दिया हुआ है, ये जनरल सी बात है, सबको पता है। पीजीटी यानी अगर आपको पोस्ट ग्रेजुएट टीचर बनना है, आपको जो है वो लेक्चरर बनना है, तो उस कंडीशन में सबसे पहली शर्त है कि आपको 2 पेपर देने होंगे। टीयर पहले जो है वो एक ही एग्जाम होता था, एक ही एग्जाम में जो है वो ऊपर पार्ट दिया जाता था जनरल सब्जेक्ट का, और नीचे जो है वो डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट में जो है वो क्वेश्चन दिए जाते थे अपने उस विषय का जिससे आप अप्लाई कर रहे हैं, जैसे इंग्लिश के। लेकिन इस बार पैटर्न में बदलाव कर दिया है। इसमें एक खास बात जो आपको पता होनी चाहिए वो अभी सुन लेना, बाद में कोई नहीं कहे, चाहे आप कंप्यूटर साइंस के हो, चाहे आप किसी भी सब्जेक्ट से बिलोंग करते हो, फिजिक्स के हो, मैथ के हो, केमिस्ट्री के हो, हिस्ट्री के हो, ज्योग्राफी के हो, इंग्लिश वालों को आप थोड़ा सा सम्मान दे देना, इतना हल्का फुल्का सा। कारण उसका यह है बच्चे कि पहली बात कि सर पहले होगा प्रीलिम्स क्वालिफाइंग होगा, यानी आपको मान लीजिए 100 नंबर का पेपर होगा, ओएमआर बेस्ड होगा, ऑफलाइन होगा, 100 में से आपको जो भी मेरिट बनती है आपकी उस कंडीशन पे क्वालिफाई करना है, जिसमें जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन आएंगे 10 क्वेश्चन 10 नंबर के, रीजनिंग के 10 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन 15 नंबर के, नॉलेज ऑफ आईसीटी कंप्यूटर के जो है वो 15 क्वेश्चन 15 नंबर, टीचिंग एप्टीट्यूड के 30 क्वेश्चन 30 नंबर। फिर डोमेन नॉलेज में आपका एक्सपेरिमेंटल बेस्ड जो है वो पेडागोजी होती है, अगर आपको बहुत बेहतर पढ़नी है तो हम इसके छोटे से एक्सपर्ट जो है वो माने जाएंगे आपके लिए। बहुत बढ़िया तरीके से मैं आपको ये जो है वो एक्सपेरिमेंटल जो है वो पेडागोजी पढ़ा लूंगा। और एनईपी आपका नेशनल एजुकेशन पॉलिसी भी जो है वो एक छोटी सी पीडीएफ आती है, मतलब छोटी सी तो नहीं है वास्तविकता में, आप भी डाउनलोड कर सकते हैं, बट टीचर भी आपको पढ़ा लेंगे।
तो ये 20 क्वेश्चन आपको जो है वो इसके देखने को मिल जाएंगे। 10 क्वेश्चन इसके, टोटल हो गए जी 100 क्वेश्चन, टोटल हो गए 100 क्वेश्चन 100 नंबर। अब नीचे छठवां पार्ट आपको दिख रहा है, देखने में तो बड़ा जो है वो इजी लग रहा है, बहुत आसान लग रहा है। क्या लिखा हुआ है? लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट, यानी आपका जो है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों आपको लैंग्वेज के तौर पे चूज करना है। अब क्या कह रहा है सुनना, जनरल इंग्लिश एंड जनरल हिंदी 10-10 मार्क्स की जो है वो दोनों आएंगे, यानी हिंदी जो है वो 10 नंबर की है और इंग्लिश आपकी जो है वो 10 नंबर की। तो बच्चे को लग रहा है सर कौन सी बड़ी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत ये है, दिस पार्ट इज क्वालिफाइंग इन नेचर, मतलब इसके मार्क्स नहीं जुड़ेंगे, इसके मार्क्स तो नहीं जुड़ेंगे हिंदी और इंग्लिश के, लेकिन इसमें 40% नंबर लाना कंपलसरी है। ये बहुत जो है वो बड़ी अलग बात है, जो कई स्टूडेंट्स को नहीं पता होगी और वो मात खा जाएंगे। अगर आपके हिंदी में 10 में से 4 नंबर नहीं आए, इंग्लिश में 10 में से 4 नंबर नहीं आए, तो फिर आपका ये जो पार्ट है वो जो है वो डिस्क्वालीफाई माना जाएगा। अगर आपने क्वालिफाइंग वाले पार्ट को क्वालिफाई नहीं किया तो इसको अपने आप डिस्क्वालीफाई मान लेगा, फिर आप मतलब बाहर हो गए, आप प्रीलिम्स में ही बाहर हो गए। और उन लोगों को पूछना, अगर किसी को लगता है कि इंग्लिश में 10 में से 4 तो आसानी से आ जाते हैं, भैया वो 4 लाने के लिए पूरी इंग्लिश पढ़नी पड़ेगी। मेरे कई जो है वो साथी रहे हुए हैं कि सर मतलब बाकी सारा ठीक था, इंग्लिश में 4 नंबर नहीं बना पाए, इंग्लिश में 4 नंबर नहीं बना पाए। आप हिंदी वालों से पूछो, आप मैथ वालों से पूछो, जिन्होंने 5-5, 7-7 साल से इंग्लिश को ऐसे हाई हेलो भी नहीं किया है, वो 4 नंबर बनाना भी बहुत मुश्किल हो जाता है एग्जाम में। तो इसके साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं, इनके साथ आप इनको चाहे यूट्यूब से पढ़ो चाहे कहीं से भी पढ़ो, लेकिन इसके लिए एक पर्टिकुलर आदमी को फॉलो कर लेना है और वो अपना इंस्टीट्यूट जो है वो इंग्लिश को डेडिकेटेड है। तो आपकी भी वो पूरा का पूरा मटेरियल, यानी 4 नंबर, भाई कुछ भी शाम दाम दंड भेद कुछ भी अपनाओ, क्योंकि पूरा सिलेक्शन ही इन 4 नंबर पे है। बाकी सब्जेक्ट वालों का तो भाई आप जो है वो ज्योग्राफी से दे रहे हैं, सब कुछ आता है सर, ज्योग्राफी में तो ऐसा लिखूंगा पूछो मत, लेकिन नंबर जो है वो 3 ही आए, तो फिर वही प्रीलिम्स में ही बाहर हो गए, टीयर 2 में तो बैठने ही नहीं दिया। तो इसको क्वालिफाइंग मत समझना, ये क्वालिफाइंग नहीं है, ये गेम चेंजर है। ये क्या है? गेम चेंजर है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, अपने हेल्पलाइन नंबर 7410928696 पर मैसेज कर देना है, जहां आपको ग्रुप में भी जोड़ देंगे इंग्लिश वाला, जिसमें कुछ फ्री कंटेंट भी मिल जाएगा और जिसको इंग्लिश का एक छोटू सा पेड बैच हम लॉन्च करेंगे, छोटू सा। वैसे तो इंग्लिश के पूरे बैचेज चलते हैं हमारे पास में, लेकिन आपके लिए स्पेशली इस 10 नंबर के लिए बहुत बेहतरीन सा प्रैक्टिस प्लस जो है वो अच्छी थ्योरी, जहां से एग्जैक्टली क्वेश्चंस बनते ही बनते हैं, तो वो मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। ठीक है, तो इस नंबर पे आप मैसेज कर पाइएगा। अब होगा क्या कि सर जितनी पोस्ट होगी उसके 10 गुना स्टूडेंट्स को लिया जाएगा, किसमें? 1/10 के रेशियो में जो है वो टीयर 2 में लिया जाएगा। यानी अगर पोस्ट आपकी जो है वो टीजीटी की पोस्ट, सॉरी पीजीटी की जो है वो टोटल पोस्ट कितनी थी? पीजीटी की टोटल पोस्ट थी 1460। तो अपन को यानी जब प्रीलिम्स क्वालिफाई हो जाएगा तो मेंस में जितने स्टूडेंट बुलाए जाएंगे वो स्टूडेंट कितने होंगे? 1460 थे ना, तो हो जाएंगे 1460 मल्टीप्लाई 0, यानी 14,600 स्टूडेंट्स को मेंस देने के लिए बुलाया जाएगा। अब ये 14,600 कैसे होंगे सर? ये कैटेगरी वाइज होंगे। मान लीजिए आपके 1460 पोस्ट में से इंग्लिश के जो है वो 112 पोस्ट हैं, तो इंग्लिश के 1120 लोग बुलाए जाएंगे। पहली बात, उसमें भी जो है वो यूआर की 112 में से मान लीजिए 40 पोस्ट हैं, तो आपका यूआर कैटेगरी के 400 लोग बुलाए जाएंगे, यानी कैटेगरी के अगेंस्ट 10 लोग। समझ गए आप? तो उस तरीके से टोटल जो है वो पीजीटी के 14,600 लोगों को बुलाया जाएगा मेंस एग्जामिनेशन के लिए। किसके लिए बुलाया जाएगा? मेंस एग्जामिनेशन के लिए। और यहां आपसे कहा जाएगा कि आइए पधारो थोड़ा सा, अब आप बताओ कि आपको कितना नॉलेज है, क्योंकि नॉलेज की वास्तविक परख जो है वो तब होती है जब पेपर डिस्क्रिप्टिव हो, जब लिखना हो। विलियम शेक्सपियर का जन्म कब हुआ ये बताना बहुत आसान है स्टूडेंट्स के लिए, या फ्रांसिस बेकन कौन है ये बताना बहुत आसान है, लेकिन अगर मैं ये कह दूं कि भैया फटाफट से फ्रांसिस बेकन पे 10 लाइन लिख दो, तो फिर मुश्किल हो जाता है मामला। तो यहां डिस्क्रिप्टिव होगा और डिस्क्रिप्टिव के मार्क्स ही ज्यादा हैं। सेकंड पेपर में ऑब्जेक्टिव 40 क्वेश्चन मिलेंगे आपको, एमसीक्यूज जो है वो 40 क्वेश्चन मिलेंगे 40 नंबर के, एक क्वेश्चन 1 नंबर का, एक क्वेश्चन 1 नंबर का। ठीक है, और वही 15 क्वेश्चन डिस्क्रिप्टिव मिलेंगे 4-4 नंबर के, यानी आपको लिखना होगा 60 नंबर का जो है वो डिस्क्रिप्टिव होगा। तो 40 + 60 100 क्वेश्चन, 55 क्वेश्चन 100 नंबर के होंगे और 3 घंटे का टाइम इसके लिए दिया जाएगा। और जो फर्स्ट पेपर है ना उसके लिए 2 घंटे का टाइम मिलेगा। फर्स्ट पेपर के लिए जो है वो कितना मिलेगा जी? 2 घंटे, अच्छा सॉरी माफी चाहूंगा, आपके लिए 2 घंटे 30 मिनट का टाइम है। सॉरी, 2 घंटे 30 मिनट का टाइम तो दिया जाएगा फर्स्ट पेपर के लिए। प्रिंसिपल के लिए 2 घंटे का टाइम है, पीजीटी के वालों के लिए तो 2 घंटे 30 मिनट का टाइम है।
और सेकंड पेपर दिया जाएगा 3 घंटे का। ये डिस्क्रिप्टिव लिखना होगा और ये करना होगा। जब ये हो जाएगा तो अच्छा, मार्क्स किसके जुड़ेंगे? फर्स्ट पेपर के नहीं जुड़ेंगे, फर्स्ट तो क्वालिफाइंग है। सिर्फ सेकंड पेपर में इन 100 में से कितने नंबर आए उसके आधार पे आपकी बना दी जाएगी मेरिट। मार्किंग स्कीम क्या है? 1/3 माइनस मार्किंग है, यानी 3 क्वेश्चन गलत करते ही 1 गलत कर लेगा वो खुद ही। तो ये बहुत बड़ी मात है भाई, इस बार तो बहुत मजा आने वाला है। कारण क्योंकि कंपटीशन बढ़ेगा। जो बहुत अच्छी मेहनत कर रहे हैं, जो आज से ही शुरुआत करेंगे, प्लानिंग वाले लोग नहीं है, प्लानिंग वाले तो पहले बाहर हैं। जो ये प्लान करेंगे ना कि मैं भी सोचूंगा, विचारूंगा, 1 महीने बाद में जब फॉर्म भर दूंगा तो शुरुआत करूंगा। तुम जब फॉर्म भरोगे तब तक कुछ लोग ऐसे होंगे जो तैयार ईएमआरएस में आज से 2 महीने पहले भी हमारे पास में एडमिशंस थे इंग्लिश में। क्यों? क्योंकि इससे पहले मैंने वीडियो डाला था, बहुत मोटिवेट भी किया था बच्चों को, और बच्चे जुड़े भी थे कि भैया तुम तैयारी करो, एग्जाम आएगा, फॉर्म आएगा। मैं बहुत श्योरिटी के साथ में कह रहा हूं। वहां कुछ लोगों ने जो है वो तर्क वितर्क भी किए कि मास्टर तो अपना कोर्स बेचने के लिए करते हैं। भाई मास्टर कोर्स इसलिए बेचते हैं क्योंकि उनका कर्म है। वो अगर काम नहीं करेंगे, जैसे मैं आपको कह दूं कि आप पढ़ाई छोड़ दो, तो आप कहोगे सर ये कौन सी बात हुई? हमारा कर्म है पढ़ना लिखना। आप जो है वो कुछ पाने के लिए कर रहे हैं, वो भी अपना काम कर रहे हैं। मैं सबका सम्मान करता हूं, सारे टीचर्स का सम्मान करता हूं। तो मैं भी आपको बार बार वही कहूंगा कि जो लोग प्लान करेंगे वो प्लानिंग ही करते रह जाएंगे। इसलिए प्लानिंग नहीं खेलना है, प्लानिंग नहीं खेलना है, इसको तैयार कर लेना है। मार्किंग स्कीम 1/3 है, 3 क्वेश्चन गलत होते ही 1 जो है वो गलत मान लिया जाएगा। मैंने क्वालिफिकेशन बता दी, एज बता दी, मार्किंग स्कीम, पेपर बता दिया, पेपर का पैटर्न बता दिया, ईएमआरएस पीजीटी का कंप्लीट कोर्स, जो कंप्लीट कोर्स मतलब इंग्लिश का, यानी मेंस का आपका कंप्लीट कोर्स। ये नहीं होगा कि पहले मैं प्रीलिम्स दूंगा और फिर मैं मेंस की तैयारी करूंगा, फिर तो होगा भी नहीं। तो फर्स्ट की इंग्लिश देखो, 2 जो है वो कोर्सेज हमारे पास में अवेलेबल होंगे। हालांकि हम अभी विचार कर रहे हैं कि संभवतः हम पूरा का पूरा पैटर्न यानी फर्स्ट पेपर वाला भी लागू कर दें इस पे। ठीक है, इसका थोड़ा सा एक छोटा सा अमाउंट बढ़ा के फर्स्ट पेपर भी इसमें जो है वो कंसिस्ट कर देंगे। ये स्पेशली अभी हमारे साथ में बच्चा जो है वो इंग्लिश के लिए जुड़ा है, और इंग्लिश का जो है वो 2299 रुपए की फीस में कंप्लीट कोर्स है इंग्लिश का। पेपर फर्स्ट में जितनी इंग्लिश आती है वो भी हो जाएगी टीयर 1 में, और टीयर 2 तो पूरा ही इंग्लिश का है, तो वो तो होनी ही होनी है। टीयर 2 में बाकी सब्जेक्ट कुछ भी नहीं है। टीयर 2 में 55 क्वेश्चन, 100 नंबर पूरा इंग्लिश का है। तो हम टीयर 2 वाले लोग हैं, क्योंकि हम सब्जेक्ट स्पेसिफिक हैं, तो हमारा काम सब्जेक्ट डोमिनेशन पे काम करना है। डन। ये अपन करेंगे। इसमें टेस्ट सीरीज आपको मिल जाएगी, इसमें नोट्स मिल जाएंगे, अपनी बुक भी जो है वो लॉन्च होगी, इसको लेकर आपका कंप्लीट कोर्स हो जाएगा, प्रैक्टिस बैच मिल जाएगा। भटकना नहीं पड़ता अपने यहाँ पे बच्चे को कि आप प्रैक्टिस कहां से करूंगा, हम ही अथा करवा देंगे कि तुम्हें जरूरत ही नहीं पड़ेगी। डन। तो ये सारी चीजें इस कोर्स में मिल जाएगी। और दूसरा कोर्स एक उन बच्चों के लिए लॉन्च होगा जो सिर्फ और सिर्फ वो 10 नंबर के लिए हैं, क्योंकि उनका सब्जेक्ट फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, मैथ है, या अलग अलग विषय हैं। तो बाकी सारे बच्चे जो कोर्सेज वगैरह से जुड़ना चाहते हैं, जानकारी चाहते हैं, तो वो अपनी हेल्पलाइन नंबर 7410928696 पर व्हाट्सएप करेंगे। कॉल भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। और दूसरा, आप जो है वो अपना एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा, लेट्स लर्न विद अजय सर के नाम से, जो आपको प्ले स्टोर पे मिल जाएगा। टेस्ट सीरीज की घोषणा भी जल्दी हो जाएगी। सारी चीजें हमारे हिसाब से सब हम मैनेज करके चल रहे हैं। ठीक है, आपको सिर्फ और सिर्फ ये करना है कि अपनी तैयारी को, प्लान जो है वो बहुत लंबे टाइम नहीं रखना है। प्लानिंग करने वाला वो रह जाता है आखिर में। इसलिए इंस्टेंट डिसीजन लो, आराम से सोचो एक बार कि क्या मैं इतना कर पाऊंगा, क्या मैं इतना समय निकाल पाऊंगा। आप अगर अभी भी 4 से 5 घंटे, मतलब कल से ही शुरुआत करते हैं, परसों से ही शुरुआत करते हैं, एक आध दिन ले लो भले ही सोचने के लिए, लेकिन फिर 4 से 5 घंटे रेगुलरिटी रखोगे, तब पीजीटी जो है वो क्वालिफाई होगा। क्योंकि इस बार मामला थोड़ा सा जो है वो पेचीदा है। ठीक है, और वो क्वालिफाइंग इंग्लिश वाला जरूर ध्यान रखिएगा। बाकी सब्जेक्ट वाले लोग क्योंकि उसमें मात खा जाएंगे, तो फिर हम क्वालिफाइंग नेचर से ही बाहर हो जाएंगे। थैंक यू सो मच, हैव ए ग्रेट डे, सी यू सून इन द नेक्स्ट सेशन। जय हिंद।